हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट है फोर्स, उसमें है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन एंड सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लास्ट इज सिंपल मशीन्स। इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है जो कि 1 किलोग्राम मास को एक्सेलरेशन देता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। ये होता है 1 न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फोर्सेस किसी भी बॉडी में एक्ट करते हैं या तो डायरेक्टली या किसी मीडियम के द्वारा, वो कहलाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हो गए? मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जो बिना कॉन्टैक्ट के फोर्सेस एक्ट करते हैं, वो कहलाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है। ऑब्जेक्ट में बिना कॉन्टैक्ट की वजह से भी जो फोर्स होता है वो कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं? फर्स्ट है कोप्लेनर। जो फोर्सेस सेम प्लेन में लाई करते हैं वो कहलाते हैं कोप्लेनर। जैसे कि ये आपकी प्लेन हो गई, इसमें सब फोर्सेस एक्ट करेंगे इसी प्लेन में, ये कहलाते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। सेकेंड है कोलिनियर फोर्सेस। जो फोर्सेस एक सेम लाइन में एक्ट करते हैं, जैसे कि ये आपकी एक लाइन हो गई, इसी लाइन में जब फोर्सेस एक्ट करेंगे इसी सेम लाइन में, ये कहलाते हैं कोलिनियर फोर्सेस। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। फोर्सेस दैट इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। जो फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं इस तरीके से, ये कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। नेक्स्ट है व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि ऐसा सिंगल फोर्स जो कि रिप्लेस करता है बहुत सारे फोर्सेस को और सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। मीन्स जैसे ही आपकी बॉडी है, इसमें 3 से 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक सिंगल फोर्स में। इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल फोर्स से जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू यहाँ पे जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मीन्स ये चारों फोर्सेस का इफेक्ट ये एक सिंगल फोर्स देगा, वो कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि सिंगल फोर्स विच कैन रिप्लेस अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। रिजल्टेंट फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ, सेकेंड है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? पहली चीज़ तो ये कब हम यूज़ करते हैं? क्वेश्चन में डायरेक्ट कई बार गिवन होता है, कई बार नहीं भी गिवन होता है कि हमको पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करना है। पैरेललोग्राम यूज्ड वहाँ किया जाता है जहाँ पे 2 फोर्सेस होते हैं जो कि एक सेम पॉइंट पे एक्ट करते हैं और एक एंगल बनाते हैं। यूज्ड व्हेन 2 फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट विद एन एंगल बिटवीन देम, जब इन दोनों के बीच एक एंगल फॉर्म होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर 2 फोर्सेस एक्ट करेंगे किसी भी पार्टिकल में, ये रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गए आपके एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। जो इसका रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्सेस का, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा इसके डायगोनल के द्वारा। और ये कहाँ से बनाया जाएगा रिजल्टेंट? जहाँ पे ये दोनों फोर्स इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ से ये रिजल्टेंट ऑब्टेन होगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √/p² + q² + 2pq cos थीटा, जहाँ पे p और q एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के और ये फोर्सेस हैं। इनके बीच का एंगल थीटा है। रिजल्टेंट जो फोर्स है वो r है। नाउ अब ये कई बार पूछता है रिजल्टेंट क्या एंगल बनाएगा फोर्स से, फर्स्ट फोर्स से,
यानी कि P से अगर हम देखेंगे रिजल्टेंट क्या एंगल बनाएगा, सो वो होता है tan अल्फा इक्वल्स टू, सो जिससे पूछा जाता है उसको छोड़ के दूसरा जो फोर्स होता है उसको लेते हैं। अगर पूछेगा P फोर्स से रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा तो हम Q लेंगे, न्यूमरेटर में Q लेंगे, देन Q साइन थीटा बाय P, ये जो बच गया P प्लस Q कॉस थीटा, इसका साइन है नीचे, देन कॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स का फिर हम सम करते हैं ईच डायरेक्शन में, वो कहलाता है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, जिसमें हम रिजोल्व करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को उनका एडिशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट एक टाइप का रोटेशनल इफेक्ट होता है जो कि एक फोर्स प्रोड्यूस करता है किसी भी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट। जैसे कि ये आपका पॉइंट हो गया, सो यहाँ पे जब आप फोर्स एक्ट करेगा, सो इस पॉइंट के अबाउट एक जो रोटेशनल इफेक्ट होगा वो कहलाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है मूवमेंट। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मीटर। ना मूवमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है क्लॉकवाइज, सेकेंड है एंटी क्लॉकवाइज। जो मूवमेंट ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है वो कहलाता है क्लॉकवाइज मूवमेंट। जो मूवमेंट ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है वो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जैसे कि यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो ये है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब अगर फोर्स यहाँ एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है, सो ये होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिग्नॉन थ्योरम। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी बोलते हैं। जब भी एक बॉडी बैलेंस्ड है यानी कि इक्विलिब्रियम में है, सो जो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट है किसी भी पॉइंट के अबाउट वो इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द सेम पॉइंट। मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा, वो कहलाता है वेरिग्नॉन थ्योरम, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट है कपल। कपल क्या होता है, कपल एक पेयर होता है दो इक्वल और अनलाइक फोर्सेस का। मीन्स यहाँ पे P फोर्स है, यहाँ पे भी P फोर्स है, मीन्स फोर्सेस इक्वल रहेंगे। अनलाइक यानी कि अपोजिट रहेंगे, ये अपवर्ड रहेगा तो ये डाउनवर्ड रहेगा। फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ लाइंस ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज कपल। इसको कपल बोला जाता है जब दो इक्वल और अनलाइक फोर्सेस एक्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये कहलाता है कपल। ये लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होता है, जैसे कि ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे ही ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों पैरेलल होंगे आपस से। नेक्स्ट, आर्म ऑफ कपल भी पूछता है कि आर्म ऑफ कपल क्या होता है। सो ये होता है आर्म, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि A बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस इज नोन एज आर्म ऑफ कपल। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस के बीच, वो कहलाता है आर्म ऑफ कपल। नेक्स्ट है टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब रिजल्टेंट नंबर ऑफ फोर्सेस का 0 के इक्वल होगा तब हम बोल सकते हैं फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम फोर्सेस हैं। मीन्स मान लेते हैं कि 3-4 फोर्सेस बॉडी में एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे सो वो 0 आएगा, तब हम बोलेंगे कि जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम फोर्सेस हैं। नेक्स्ट है लामीज थ्योरम। सो ये क्या होता है, जब 3 कोप्लेनर फोर्सेस यानी कि सेम प्लेन में लाई करेंगे, किसी भी पॉइंट पे एक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो जो फोर्सेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। मीन्स जो P फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P बाय साइन अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल। सो Q फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल बीटा, ऑपोजिट साइड के। वैसे ही R का देखेंगे, सो R बाय साइन गामा, यानी कि जो P फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द अदर टू, मीन्स साइन ऑफ अल्फा। वैसे ही Q किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन ऑफ बीटा। वैसे ही R किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन गामा के। सो जब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे
सो लामीज थ्योरम क्या हो जाता है, P बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू Q बाय साइन बीटा इक्वल्स टू R बाय साइन गामा। सो जो चीज़ अननोन गिवन होगी उसको आप इस इक्वेशन में यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब जैसे कि मान लीजिए ये आपका बाउल है और यहाँ पे बॉल है। सो हम क्या करेंगे, बॉल को यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, सो ये ऊपर जाके वापस क्या हो जाएगी, इसी पोजीशन में आ जाएगी। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि ये है, सरफेस आपका इस तरीके से है, सो यहाँ पे अगर हमने बॉल रखा और यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, सो ये बॉल कहाँ चली जाएगी, ये नीचे चली जाएगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता और अपने पुराने पोजीशन से दूर चला जाता है वो कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसमें हम स्ट्रेट सरफेस मानते हैं और यहाँ पे ये बॉल है, इसको हमने फोर्स अप्लाई किया, सो ये यहाँ चला गया आगे और वापस ये रेस्ट में आ गया। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई करता है जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं इसके रेस्ट पोजीशन से, और यहाँ पे भी ये वापस रेस्ट में ही आ जाता है। सो ये कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरा वेट बॉडी का एक्ट करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरे बॉडी का वेट एक्ट करता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, प्लेन फिगर्स के लिए जैसे कि ट्राइंगल और सर्कल, ये इनका क्या होता है, सिर्फ एरिया होता है, मास नहीं होता। सो सेंट्रॉइड जो होता है वो 2D फिगर्स के लिए रहता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहता है वो 3D फिगर्स के लिए रहता है, मीन्स जिसमें मास रहता है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके लिए यूज़ किया जाता है जिसमें मास रहता है, और सेंट्रॉइड 2D फिगर्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एरिया होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ये अफेक्ट होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा। और जो सेंट्रॉइड होता है ये एक टाइप का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है प्लेन फिगर का, ये एक प्योरली ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। सो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, सो हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रॉइड ऑफ इम्पॉर्टेंट शेप्स। सो ट्राइंगल का क्या होता है, h/3 डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम। टोटल हाइट अगर ट्राइंगल की h है तो उसका सेंट्रॉइड बॉटम से h/3 होता है। अगर कोन है तो क्या हो जाएगा, h/4। नेक्स्ट है सेमी सर्कल, इसका सेंट्रॉइड होता है 4r/3 पाई जहाँ पे r रेडियस है। ट्रेपीजियम, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, 2 टाइम्स ऑफ a, मीन्स जो स्मॉलर साइड होता है उसका 2 टाइम्स प्लस b/a+b इंटू जो टोटल हाइट होती है h/3 फ्रॉम द बेस। ट्रेपीजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक टाइप का रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो कि तब एक्ट करता है जब दो सरफेस मूव अक्रॉस ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे कोई सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, सो ये रेजिस्टिंग फोर्स अगर हम इसको आगे खींचेंगे तो पीछे एक टाइप का रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट करेगा, वो कहलाता है फ्रिक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड डायनेमिक फ्रिक्शन। सो डायनेमिक फ्रिक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकेंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्सपीरियंस किया जाता है जब बॉडी रेस्ट में होती है, और दूसरे वर्ड्स में बोले ये उस टाइप का फ्रिक्शन है जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, टेंड्स टू मूव। नाउ नेक्स्ट डायनेमिक फ्रिक्शन, ये एक्सपीरियंस किया जाता है बॉडी के द्वारा तब जब बॉडी मोशन में होती है, इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं R और N से। जैसे कि ये सरफेस है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है जिसका वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और नॉर्मल जो होता है वो अपवर्ड एक्ट करता है। सो परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है एक सरफेस के द्वारा ताकि ये जो वेट है उसको सपोर्ट किया जा सके, वो कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन R और N। सो परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस, इस सरफेस के द्वारा जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है
ताकि इस डाउनवर्ड वेट को सपोर्ट कर सके, वो कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। ये एक्ट करता है नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस से ये नॉर्मल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम यहाँ पे थीटा से डिनोट कर रहे हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये जो एंगल होता है इंक्लाइंड प्लेन का, वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बॉडी रेस्ट कर रही है, जिस एंगल में बॉडी स्लाइड होना चालू होगी वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और दूसरे वर्ड्स में हम बोले तो देखो ये थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे? ये जो है आपका 90 डिग्री हो गया, सो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया। नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, सो ये 90 हो गया, सो ये 90 हो गया, और ये लाइन जो है 180 होगा, सो ये 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ये हो गया 180 माइनस थीटा, सो ये पूरा 180 है, सो ये क्या हो जाएगा प्लस थीटा। सो ये और ये एंगल इक्वल हो गए। सो ये भी हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, मतलब कि जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से बनाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स इसके दो डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम म्यू से लिखते हैं। ये रेशियो होता है F/N का, इसको हम tan थीटा भी बोल सकते हैं। सो फ्रिक्शनल फोर्स F किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन के। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन इन किलो न्यूटन एट द सपोर्ट A फॉर द बीम शोन इन फिगर इज। सो हमको RA पूछा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हो गया यहाँ RA, यहाँ क्या रिएक्शन आ जाएगा RB। सो अपवर्ड फोर्स यानी कि RA प्लस RB किसके इक्वल हो जाएगा? डाउनवर्ड फोर्स। सो 8 प्लस 10 यानी कि 18। नाउ मोमेंट अबाउट A 0 ले लेंगे, सो क्या हो जाएगा हमारे पास? RB इंटू 10 इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल्स टू क्लॉकवाइज 8 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 15। सो यहाँ से RB आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 19.8 किलो न्यूटन। सो हमारे पास RB आ गया। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो RA आ जाएगा। सो RA विल बी 18 माइनस 19.8 यानी कि माइनस ऑफ 1.8 किलो न्यूटन। सो अगर हम माइनस हटाएंगे सो RA क्या हो जाएगा? 1.8 किलो न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू फोर्सेस P and Q act at an angle theta, the resultant of these forces would make an angle alpha with P such that। सो ये देखो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं P और Q एक एंगल थीटा में। नाउ पूछा है इसका रिजल्टेंट जो है वो अगर एंगल अल्फा बनाता है P से, ये रिजल्टेंट, तो वो क्या एंगल होगा? सो अभी मैंने आपको बताया tan अल्फा किसके इक्वल होता है? जिसके साथ एंगल बनाता है उसको छोड़ के जो दूसरा फोर्स होता है यानी कि Q साइन थीटा। सो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? Q साइन थीटा बाय P प्लस Q कॉस थीटा। सो ये किसमें गिवन है? ऑप्शन सी में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जिस फोर्स से हमको एंगल पूछा है उसको छोड़ के जो दूसरा फोर्स होता है उसके साथ साइन ऑफ थीटा बाय P प्लस Q कॉस थीटा। Next question, a weight of 500 Newton is supported by the metallic ropes as shown in figure. The values of the tension T1 and T2 are respectively. So T1 और T2 की वैल्यू पूछा है। ये वेट 500 न्यूटन को सपोर्ट कर रहा है। सो अभी हमने लामीज थ्योरम पढ़ा, उसमें क्या होता है अगर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सो जो फोर्स होता है मीन्स अगर T1 वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? साइन ऑफ द अदर टू फोर्सेस के, मीन्स साइन ऑफ 120। T2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? T2 बाय साइन ऑफ ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 360, ये हो गया 210, सो ये हो जाएगा 150। ये 500 न्यूटन, ये 500 बाय साइन 90, सो साइन 90 1 हो जाता है। सो हम इसको यूज़ कर लेंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे और इसको इससे। सो यहाँ से T1 आ जाएगा आपका 500 इंटू साइन 120। सो T1 की वैल्यू आ जाएगी, सो ये हो जाएगा 500 इंटू √3/2। सो T1 आ जाएगा 250 इंटू √3, ये हो जाएगा 433 न्यूटन। नाउ T2 किसके इक्वल हो जाएगा?
500 इंटू साइन 150 मीन्स cos 60। सो cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के। सो 500 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 250 न्यूटन। सो T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएंगे 433 एंड 250। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ इज कॉल्ड ए साइन लॉ, बी कोसाइन लॉ, सी ट्राइंगल लॉ, डी पॉलीगॉन लॉ। सो अभी हमने बताया पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, रिजल्टेंट। ये हमने अभी पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट R इक्वल्स टू √p² + q² + 2pq cos थीटा। सो ये जो फॉर्मूला है ये बेस्ड है कोसाइन लॉ में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसाइन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डैश। ए एंगल ऑफ रिपोज, बी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सी कोन ऑफ फ्रिक्शन, डी लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि tan थीटा ये किसके इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू के। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमने अभी पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। सो इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, राइट। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए न्यूटन, बी रेडियन, सी मीटर, डी डायमेंशन लेस। सो म्यू जो है वो डायमेंशन लेस होता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, consider a truss PQR loaded at P with a force F as shown in figure. So ये point P है, इस पे force F act कर रहा है। The tension in the member QR. So हमको QR पूछा है क्या होगा। So हमको FQR फाइंड करना है। So बताइए ये कैसे फाइंड करेंगे हम। So देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में F फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो टेंशन फोर्सेस हैं वो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक। सो यहाँ पे हम लामीज़ थ्योरम को यूज़ करेंगे। सो ये प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा, यहाँ लामीज़ थ्योरम यूज़ होगा क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल्स गिवन है। सो यहाँ पे देखिए ये P पॉइंट हो गया, ये F फोर्स एक्ट कर रहा है और यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड आउट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा पैरेलल टू दिस साइड। सो ये एंगल 45 है तो ये 45 हो जाएगा, ठीक। सो ये इसका फोर्स यहाँ चला जाएगा PQ। सो ये हो जाएगा F ऑफ PQ और ये क्या हो जाएगा F ऑफ PR। ये हो जाएगा F इन द मेंबर, फोर्स इन द मेंबर PR, ठीक। नाउ एंगल हमारे कितने फॉर्म्ड हो गए, ये 45 है। सो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। सो ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। ये पूरा 180 हो जाएगा। सो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 180। सो 45 + 30 75, बचा कितना 105। सो ये एंगल हो जाएगा 105। सो देखिए ये जब हम पैरेलल लाइन यहाँ बनाएंगे तो ये 90 हो जाएगा और ये कितना एंगल है हमारे पास। सो ये एंगल कितना है हमारे पास 45 है। सो ये 90 + 45 कितना हो जाएगा 135, ठीक। वैसे ही यहाँ ये 90 है, ये आपका 30 एंगल है। सो ये हो जाएगा 90 + 30 120। सो हमारे पास तीनों एंगल आ गए। सो अब हम लामीज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ये आपका फोर्स F है। सो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा F ऑफ PR बाय साइन 135। इसका अपोजिट 135 इज इक्वल्स टू F ऑफ PQ बाय साइन 120 इज इक्वल्स टू F बाय साइन 105, ठीक। सो यहाँ से PQ आ जाएगा फोर्स इन PQ मेंबर में साइन 120 बाय साइन 105 इंटू F। ये हो जाएगा 0.8966 F, ठीक। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम Q पॉइंट के अबाउट बना लेंगे क्योंकि हमको F एट QR फाइंड करना है, ठीक। सो ये हो गया Q और ये R। सो फोर्स हमको FQR फाइंड करना है। सो समेशन FX 0 कर लेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा समेशन FX 0 ले लेंगे इक्विलिब्रियम के लिए। सो FQR यहाँ पे Q में कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये है FQP 45 डिग्री में। इक्विलिब्रियम हम अप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा FQR विल बी इक्वल्स टू FQP cos 45। सो FQR हो जाएगा QP कितना आया हमारा
8966F। cos 45 1/√3 हो जाएगा √3। सो FQR आ जाएगा 0.634 टाइम्स ऑफ F। सो ये है करेक्ट आंसर। सो हम ये देख लेंगे किस ऑप्शन में है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होंगे सो हम उसमें लामीज़ थ्योरम का यूज़ करके टेंशन किसी भी मेंबर का फाइंड कर सकते हैं।